क्या होमवर्क दिया था? होमवर्क डिस्कशन DPP C5। चलो डिस्कस करें। करके लाए हो सभी? C1 में आंसर सबके पास हैं? आंसर बताने हैं, पहले बताओ। पहले एक बार मैं आंसर्स लिख देती हूँ पहले सभी का। C1 फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, समटाइम या ऑलवेज। आपको सेकंड में ऑर्डर लिखना है प्लस आई का, तो प्लस आई का ऑर्डर 2 1 3। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है 2 1 3 सी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, बोल सकते हो। In which of the following species incorrect direction of inductive effect is or are shown? Incorrect direction किसमें दे रखा है? ए, नाइट्रोसो ग्रुप आपको देता हुआ दिखा रखा है, जबकि वो कौन सा ग्रुप है? माइनस आई। मैक्सिमम माइनस आई इनमें से कौन दिखाएगा? ईथर, नहीं सॉरी, FCl BrI Cl Cl सी ऑप्शन Cl। क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट इज इनकरेक्ट, पहला सही है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? डी, O माइनस का प्लस आई इफेक्ट CH3 से क्या होता है? ज्यादा। 6 में माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट? ऑल ऑफ दीज। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट इनमें से कौन दिखाएगा? डी, नाइट्रो। In which of the following compound direction of inductive effect is not correct? Answer C, 9। Correct direction of I effect, किसमें I effect की डायरेक्शन सही दी गई है? ए में गलत है आंसर बी। ए में O माइनस को, ONA को इलेक्ट्रॉन लेता हुआ दिखा रखा है, जबकि ONA क्या होता है? O माइनस है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 10, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन से बॉन्ड से होता है? सिग्मा बॉन्ड। ट्रांसमिटेड टू सिग्मा बॉन्ड, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ओके इनकरेक्ट पूछा है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 11th में, These group which of the following order is correct for the magnitude of their plus I effect 2 3 1, which given in option D. Next 12, इनमें से कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा? सेकंड गिवन इन ऑप्शन बी। 13, विच ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप? प्लस आई ग्रुप केवल कौन है? ए, फर्स्ट मिथाइल। 14, इथाइल फिनाइल आइसोप्रोपाइल, विच ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट? फिनाइल गिवन इन विच ऑप्शन? बी। क्वेश्चन नंबर 15, ओक, CO और टर्शरी ब्यूटाइल, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। 2 1 3 गिवन इन ऑप्शन डी। 16, करेक्ट रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इज जनरली मोर पावरफुल। गलत, ये नहीं बता सकते कि अब प्लस आई ज्यादा पावरफुल है या माइनस आई ज्यादा पावरफुल है। प्लस आई को प्लस आई के साथ कंपेयर कर सकते हो, माइनस आई को माइनस आई के साथ। प्लस आई और माइनस आई दोनों अलग अलग ग्रुप लगाते हैं। इट क्वेश्चन इसी का स्टेटमेंट भी, इट इंप्लाइज द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस। गलत, इट इंप्लाइज द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस टू मोर, बिल्कुल सही है। सो 16 का आंसर सी। What is the percentage of S character when carbon exerts strongest minus I effect? 50%। B, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई। तो बेटा कार्बन तीन ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, कौन कौन सा? sp, sp2 और sp3। sp, sp2 और sp3 में से sp3 कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई। तो बच गए दो, sp और sp2। और sp में और sp2 में, sp कब होता है? जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए,
और डबल बॉन्ड बना है तो वो कौन सा होता है, sp2। अब मुझे बताओ ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में किसका माइनस आई ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने हैं, 50, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है विच एक्सर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई। नेक्स्ट 18, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ऑलवेज इक्वल कंट्रीब्यूशन। इनमें किसी को डाउट है? पहली बात तो इतना इजी डीपीपी था कि कौन से में 9th अपन ने करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ आई इफेक्ट, 4th करेक्ट है, पहले में गलत है ONA, बी में OH दे रहा है, ओके बी में भी नीचे, मैंने नीचे नहीं देखा, COK भी लेता हुआ दिखा रखा है। 9th के बी ऑप्शन में भी COK क्या है बेटा, CO माइनस, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उसका एरो लेते हुआ दिखा रखा है जो गलत है। सी में CHO दे रहा है जबकि CHO कैसा है, विड्रॉइंग, लास्ट में लिथियम मेटल है, आंसर डी आएगा 9th का बी फ्लो। और कोई डाउट? डीपीपी नंबर C2, पहले बताओ बेटा C1 में कोई डाउट है किसी को? C2, which of the following, आज ऑनलाइन में बच्चे कैसे चुपचाप बैठे हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो गए बेटा क्वेश्चन? ऋषभ हो गए। कौन से में डाउट है? डीपीपी C1 में किसी को डाउट है? सॉरी 12 का बी ही लिखा हुआ है, ओके चलो डीपीपी नंबर C2, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of structure represent resonating structure, B, क्योंकि बेटा और C, B, C और D। A में हाइड्रोजन का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, एक भी एटम का अरेंजमेंट चेंज होगा बेटा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगी। सेकेंड बेटा A1 A2, अग्रिम गुप्ता ये आपके पास जो GOC वाली डीपीपी है वो C1 C2 की, तो ये वो डीपीपी हैं जो आपको ऑलरेडी 11th में मिली है। 11th के GOC 1 की डीपीपी सेक्शन C में ही है, 3 डीपीपी के मॉड्यूल थे, A, B और C। B में पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग, A में IUPAC स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, C में GOC। अग्रिम लिख रहा है मुझे ये डीपीपी नहीं मिली है। अच्छा बेटा आपने अभी 12th में ज्वाइन किया है, 12th में ज्वाइन किया तो बेटा एक बार आप ना रेजो सर पे जाके 11th वाली डीपीपी देखना, 11th के नाम से जो डीपीपी होंगी उसको देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन B, C and D, in which of the following molecule resonance is not possible, रेजोनेंस किसमें पॉसिबल नहीं है, A, बाकी सभी में पॉसिबल है। फोर्थ, रेजोनेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सही है। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन, गलत। इक्वल कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी, कंट्रीब्यूशन जितना उसका ज्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। None of the individual resonating structure explain all character of molecule, बिल्कुल सही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती है, कोई ना कोई कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए अपन बनाते हैं। जब हमें लगा BF3 में जो बॉन्ड लेंथ है वो प्योर केवल केमिकल बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, तो बाद में पता चला कि भाई हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग तो उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन बाद में एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया, याद है, बैक बॉन्डिंग, उससे उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे इसलिए उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। किसी ना किसी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चार्ज विच इज डिलोकेलाइज्ड बाय रेजोनेंस इन गिवन स्पीशीज, बताओ जल्दी से, A में नहीं होगा, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 6, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबिलिटी किस केस में है, जिन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कॉन्जुगेशन होता है, आंसर है A, B और D। 7th, A में कॉन्जुगेशन है, B में कॉन्जुगेशन है,
डी में भी रेजोनेंस का कॉन्जुगेशन है। 7th, which of the following is or are resonating structure of diazomethane? डाइएजोमीथेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बी और सी, क्योंकि आपको फॉर्मूला दे रखा है CH2, तो दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं करते। ठीक है। 5th के ए में पॉजिटिव चार्ज, एक बच्चे ने पूछा है मैम 5th का ए में क्यों नहीं हो रहा? बेटा आपको एक पॉइंट पढ़ाया गया होगा, यहाँ पे ये पाई पाई और पाई कॉन्जुगेशन में है। इस एटम के पास दो चॉइस है, या तो ये अपना पाई बॉन्ड है डिलोकेलाइजेशन में, या ये प्लस दे। ठीक है, तो वो हमेशा अपना कौन एलिमेंट डिलोकेलाइज करवाता है? पाई। उसका पॉजिटिव चार्ज भी यदि सपोज डिलोकेलाइज हो गया तो सोचो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, और sp की शेप क्या होती है? लीनियर, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए रिंग में या किसी भी एलिमेंट के पास जब पाई भी हो, along with pi, if that element have lone pair, along with pi that element have positive charge, negative charge, odd electron, then always remember only its pi bond delocalized, other electron remain localized. ये पॉइंट पढ़ाया गया होगा आपको। इसमें भी अब जैसे पायरेडीन है, अब मुझे बताइए पायरेडीन में नाइट्रोजन के पास पाई का पाई से भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई का लोन पेयर से भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है, लेकिन बताओ कॉन्जुगेशन में जाएगा कौन? पाई का पाई से। इसका जो लोन पेयर है बेटा ये कैसा होता है? लोकेलाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7th में बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन कौन से ग्रुप हैं जो -I इफेक्ट दिखाएंगे? OH एंड CH3 का होल ट्वाइस। आप एक काम करो प्लस I वाले अलग कर लो। इसमें प्लस I वाले कौन कौन से हैं? CH2 माइनस और CO माइनस और O माइनस, केवल 3 प्लस I के दिख रहा है आपको। CO माइनस, O माइनस, ओके CH3 भी है, एक CH3 है, एक CO माइनस है, एक O माइनस है, और एक आगे लिखा हुआ है CH2 माइनस। केवल ये प्लस I वाले हैं, बाकी सारे बचे हुए कौन हैं? माइनस I। माइनस M, ऐसा किसने कहा जो ग्रुप माइनस M लगाता है वो माइनस I नहीं लगाता है? Every group which can show plus M and plus I, plus M and minus M, that can show plus M and plus I और minus I। अब बताओ COOH माइनस M भी लगाता है, माइनस I भी लगाता है, OH प्लस M लगाता है लेकिन माइनस I भी लगाता है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल कितने आ रहे हैं काउंट कर लीजिए। टोटल ये 10 है, तो 6 आंसर आ जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम वेयर पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। कैसे निकालते हो? केवल एरो बना के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा? आप इसका यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव, जैसे यहाँ ये पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज होगा, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब बताओ यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया और ये जो पाई बॉन्ड फ्यूचर में आने वाला है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ डिलोकेलाइजेशन करेंगे? नहीं। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज और कितनी जगह डिलोकेलाइज हो गया? 1 2 3 4। उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखेंगे। फाइंड द, क्या बेटा? हाँ, अभी मैंने क्या कहा उसके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दो तरह की लैंग्वेज होती है। पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइज एट हाउ मेनी कार्बन, एक तो ये, और पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइज एट हाउ मेनी अदर कार्बन एटम। तो इसका मतलब वो इसको एक्सक्लूड करके बोल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे चार्ज कैन बी डिलोकेलाइज बाय रेजोनेटिंग इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 1 2 3 4 और इसको इंक्लूड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट वाले में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। CH2, केवल बेटा ये एरो बनाना सीखिए। अब आप मुझे बताइए क्या वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज और कितने एटम पे डिलोकेलाइज होगा? क्या ये पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, इस पे आया, जैसे इस कार्बन पे आएगा तो ये वाला इधर गया,
ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा बेंजीन में। एक बार बेंजीन में डिलोकेलाइजेशन हो गया तो ये हमेशा याद रखो कहां कहां डिलोकेलाइज होता है, 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे। अब इस वाले में जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये डिलोकेलाइज होगा। जब तक इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज नहीं हो पाएंगे। तो बताओ क्या इस बेंजीन के पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ डिलोकेलाइज हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा। और हमें डिलोकेलाइज किसको करवाना है, चार्ज को। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग इटसेल्फ 6। क्या ये चीज समझ आ गई? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेयर। इसमें बेटा 1 2 3 4 5 इसका है, और इसका देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 1 2 और ये 5 और एक 6। 8 आंसर दे रखा है तो गलत है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आपको अपने मन से थोड़ा 6 ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ही दिख रहा है बेटा, बहुत इजी सा मैचिंग है। आपको साइड में पहले हमेशा मैच द कॉलम हो, कॉलम नंबर 2 पढ़ो, ठीक है। अब आप देखो रेजोनेंस पॉसिबल किस किस में। ए में जल्दी से बताइए, क्या ए में रेजोनेंस पॉसिबल है? इवन नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज पी इलेक्ट्रॉन? पी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, पी इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर में जो इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होते हैं बेटा वो कौन से ऑर्बिटल में होते हैं, हाइब्रिड या अनहाइब्रिड? अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में डिलोकेलाइज होते हैं, अनहाइब्रिड। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पी या डी में ही तो डिलोकेलाइज होंगे। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं, क्योंकि जनरली सेकंड पीरियड में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही आएंगे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होते हैं वो कौन से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, पी। इसलिए उन डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन को अपन पी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जो प्योर पी ऑर्बिटल में डिलोकेलाइज हो। चलो अब बताइए फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने, कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक पाई बॉन्ड एक प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इवन नंबर होता है क्यू। लोकेलाइज लोन पेयर है ही नहीं, डिलोकेलाइज लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स। सारे ऑर्बिटल्स मिला के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यस, पी क्यू टी। क्या ये मैचिंग पहले बताओ समझ आई या नहीं आई? क्या ये मैचिंग क्लियर हुई सभी को? आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताने हैं। देखो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है, इसमें एक पाई बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, ओनली 2। 2 को और 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हो गए, पी NH2CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ क्या बी में भी रेजोनेंस है? इवन नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स। बताओ उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं? 2 ही हो रहे हैं, एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। कितने हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, तो 4 एक इवन नंबर है क्यू। इसमें एक लाइन लिखी हुई है आर में, लोकेलाइज लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है ये लोकेलाइज है या डिलोकेलाइज है? तो आर से मैचिंग नहीं होगी, एस, डिलोकेलाइज लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स, यानी सारे पी इलेक्ट्रॉनों में जोड़े, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 4। सी में जल्दी से बताइए, ये स्ट्रक्चर है, क्या इसमें भी रेजोनेंस है? क्या इसमें टोटल इवन नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन है? इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 7 इज नॉट अ इवन नंबर, ओके। लोकेलाइज लोन पेयर, डिलोकेलाइज लोन पेयर कुछ मैच नहीं करेगा, लोन पेयर ही नहीं है। और 2 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, गलत। लास्ट में आते हैं डी। डी बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, ये जल्दी से बताइए डी में क्या ये लोन पेयर डिलोकेलाइज होगा? क्या ये लोन पेयर डिलोकेलाइज होगा? लेकिन क्या ये लोन पेयर डिलोकेलाइज होगा? लोकेलाइज। अब जल्दी से जोड़ के बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है? टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एक लोन पेयर एक लोन पेयर एक लोन पेयर, कितने हो गए? 6। 6 का मतलब क्यू, इवन नंबर। क्या इसमें लोकेलाइज लोन पेयर है?
कौन सा लोन पेयर लोकलाइज है? नीचे वाला। क्या इसमें डीलोकलाइज लोन पेयर भी है? टी का मतलब टोटल पी इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। गलत, बस मैचिंग हो गई। टीपीपी C2 भी सॉल्व हो गई। जिसमें डाउट हो बेटा पूछ लीजिए। क्या इसका क्यू ऑप्शन इसका क्यू है इवन नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। ये समझ नहीं आया बेटा? टोटल पी इलेक्ट्रॉन आप किसको कह रहे हो? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को। तो टोटल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एक इवन नंबर है क्या? इसमें आप टोटल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? टोटल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ये निकालना आता है? पहले तो ऑनेस्टी के साथ यही बताना है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आगे क्वेश्चन कैसे हो रहा है? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेशन में कौन कौन है? पाई और प्लस। एक पाई में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। प्लस में कितना होता है? 0। तो 2 + 0 कितना नंबर आ गया? 2। जो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होते हैं, चाहे वो पाई बॉन्ड है, प्लस है, लोन पेयर है, माइनस है, उनके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ के रखें। ठीक है? तो आपके पास यहाँ पे एक पाई बॉन्ड एक प्लस है, तो इसके जो पी इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा वो हो गए 2। अब इसमें मुझे बताओ कौन कौन कॉन्जुगेशन में है? लोन पेयर और पाई। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पी इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, इसमें एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो बताओ इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है? 4। 4 एक इवन नंबर है। इसमें बताइए, एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये क्या है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल कॉन्जुगेशन में कितने बॉन्ड्स हैं और कितने अदर इलेक्ट्रॉन हैं? 3 पाई बॉन्ड, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, जोड़ो कितने हो गए? 7। 7 इज नॉट अ इवन नंबर। चलो इसमें बताइए कौन कौन कॉन्जुगेशन में है? लोन पेयर, पाई बॉन्ड। लोन पेयर, पाई बॉन्ड से जोड़ो कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6। दिस नंबर जो अपन में कॉन्जुगेशन में जोड़ा इलेक्ट्रॉन, उन सबका समी तो बेटा क्या कहला रहा है? पी इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, मैंने आपकी जब पहले दिन क्लास ली थी, जब भी समझाया था, वापस मैं समझा रही हूँ। सभी स्टूडेंट अभी, क्योंकि अपन 11th से 12th में आ गए हैं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले सबसे पहले अपना जो GOC 1 है, क्योंकि पूरी जो 12th क्लास है वो GOC 1 पे डिपेंड, बैकबोन चैप्टर है पूरी 12th की। इनऑर्गेनिक की बैकबोन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक का बैकबोन चैप्टर GOC। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना बेटा। 12th में टीचर हिंट दे आपको, अपने आप से भी पढ़ोगे तो भी समझ आ जाता है। ये चैप्टर भी थोड़ा सा भी वीक है तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे हम अब, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन बोल रही हूँ, कई लोगों के तो बच्चों के मुझे लग रहा है सर से जा रहा है ऊपर से। ढंग से पढ़ के आए हो ना? कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, क्योंकि ये चैप्टर बेटा अपन को अच्छे से पढ़ने हैं। और अभी हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। अपन को मतलब टारगेट इन्होंने दे रखा है कि ठीक है अपन को GOC 2 कंप्लीट करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा टीचर का जो टारगेट होता है उसको मैं कंप्लीट करने में मैं विश्वास नहीं करती। वो बात अलग है कि कोचिंग से हमारे को प्रेशर आता है, हम उसको करने के लिए हम कर देख लेंगे, पर पहले एक चीज होती है, बच्चे को पहले समझ में तो आए। आप कोर्स के पीछे भगाए जा रहे हो, लेकिन जब बच्चे को वो पॉइंट ही समझ नहीं आएंगे तो फिर उसका मतलब क्या है नेसेसरी उसको मतलब पढ़ाने का? तो बेटर है हम स्लो चलेंगे, लेकिन आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलो। ठीक है, चलो हो गई DPP C2, DPP C3, तो फिर करके लाए हो आप सभी DPP? इसमें C2 में किसी को किसमें डाउट है क्या बेटा? C2 DPP में, DPP नंबर C2 में कोई डाउट है क्या? C3 में आते हैं। चलो C3 का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा आपको दिक्कत आ रही होगी, आप लोगों के पास दोनों में फोन में खोल, अच्छा फोन में खुली लाई, आप फोन में खोलो DPP। आज मैं फोन भूल के आ गई हूँ इसलिए। क्वेश्चन नंबर 1,
ए में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है करेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब उसके रिगार्डिंग मैं स्टेटमेंट पढ़ूं उससे पहले मुझे बताओ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कि हमारे पास जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें फर्स्ट की और सेकंड की स्टेबिलिटी बराबर है और वो थर्ड से क्या है ज्यादा। रीजन दिख रहा है सभी को? थर्ड में ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट। करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड इज माइनर कंट्रीब्यूटर टू द रियल हाइब्रिड, बिल्कुल सही है। सेकंड इज मोस्ट स्टेबल, फर्स्ट कंट्रीब्यूट मोर देन सेकंड, गलत। फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल कंट्रीब्यूटर। सेकंड क्वेश्चन किसी बच्चे ने लिखा भी है, आकाश ने, बता भी देती हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी रूल पढ़ा सभी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का मतलब जिसमें सब ऑब्वियसली जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही है। कई टीचर उसको पाई बॉन्ड के नंबर से लिखा देते हैं कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सेकंड का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, थर्ड में कार्बन पे प्लस है क्योंकि पाई बॉन्ड मुझे सब में सेम नंबर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में 2 पाई बॉन्ड, सेकंड में 2 पाई बॉन्ड, थर्ड में कितना पाई बॉन्ड है? 1। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड वाले से क्या है? ज्यादा। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड में कैसे कंपेयर करोगे? चार्ज, पोलर और नॉन पोलर। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड। क्या यही ऑर्डर लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए करेक्ट है। अब आते हैं अपन बेटा बी में। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो थोड़ा सा दिमाग जो बच्चा है उसको साइड रख देना, तुरंत लिख दो सामने ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कार्बन पे प्लस है तो किसी अदर एटम पे प्लस है चेक कर लेना, बिल्कुल किसी पे विश्वास मत करना, टीचर पे भी नहीं, चेक कर लो काउंट करके। यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट, उनमें सेकंड बुरा हो गया। तो बेटा फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर करोगे? फर्स्ट का ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी पोलर, ये भी पोलर। तो एक रूल आया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस लगा दोगे तो वो तो नाराज हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड। क्या यही ऑर्डर दे रखा है? 1 3 2। थर्ड में फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन पे प्लस ऑक्टेट इनकम्प्लीट, सेकंड में ऑक्सीजन पे प्लस ऑक्टेट कंप्लीट। चेक करना आता है ऑक्टेट सभी को। सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, यहाँ फर्स्ट को ज्यादा स्टेबल दे रखा है इसलिए गलत है डी ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्लस माइनस एन प्लस डबल बॉन्ड ओ और ओ, इतना सारा चार्ज लगा रखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाके बताती हूँ। क्या आपने कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है? पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज कितना होता है? +1 और -1। यदि मैं यहाँ पे ये प्लस और माइनस को हटा दूं और मैं एरो बना देती हूँ, जब अपन एरो बनाते हैं तो फॉर्मल चार्ज रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। यदि अपन उसको सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर फॉर्मल चार्ज लिखते हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं। अब आपको दिख रहा है इसमें कार्बन पे प्लस है और उस कार्बन पे कौन सा है? माइनस। अगले वाले में ये कार्बन पे प्लस, यहाँ माइनस, और वही सेम यहाँ माइनस प्लस है। इस माइनस प्लस को मैं आपको कंफ्यूजन नहीं है उसके लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं। अब आप बताओ इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन। इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या डी में सही दिया हुआ है? आकाश समझ आ गया बेटा? ओके, थर्ड, in which of the following delocalization of positive charge is or are not possible? A, B और C। A में, B में और C में नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, and that nitrogen and oxygen are sp3 hybridized, cannot expand their octane। ये आपको स्पेशल पॉइंट समझा दिया गया होगा, आता है सभी को, समझ आ गया? क्योंकि इन तीनों में नाइट्रोजन अपना कभी ऑक्टेट पूरा नहीं करता, सॉरी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच केस सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। जल्दी से बताइए बेटा। फर्स्ट में कार्बन पे प्लस,
कार्बन पे प्लस का मतलब फर्स्ट वाले में ही सेकंड स्ट्रक्चर पहली वाली से ज्यादा स्टेबल है ए, दूसरे वाले में नाइट्रोजन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, उसका उल्टा कर दिया। बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। अपन तो चारों का स्टेबिलिटी रूल लिख देते हैं। ए में फर्स्ट ज्यादा सेकंड ज्यादा स्टेबल है, बी में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, सी में भी कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड, क्योंकि सेकंड में नाइट्रोजन पे माइनस है जबकि फर्स्ट वाले में कार्बन पे माइनस है। और डी ऑप्शन में अगेन वही फॉर्मल चार्ज यदि देखोगे तो इसमें कार्बन पे प्लस कार्बन पे माइनस है। नहीं बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन बना देती हूँ पहले। यहाँ पे रुको जाओ एक बार, प्लस माइनस ये, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं पहले तो, ये प्लस और माइनस। अगला स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम है लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस कर रखा है। अब जल्दी से देखिए यहाँ माइनस और प्लस करने से क्या फर्क पड़ेगा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बेचारा पहले ही अनस्टेबल है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और उसके बगल में और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और लगा दिया तो वो कार्बोकेटाइन को और खुश करेगा और दुखी कर देगा। बेचारा ऑलरेडी डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ नाइट्रो ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो बेचारे की तो जान ही निकल जाएगी इस कार्बन की। तो इसलिए ये ज्यादा अनस्टेबल है। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following compound is or are resonance stabilized? A, B और D? C क्यों नहीं है? बोलो C में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है ब्रेस हेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज पाया जा सकता है लेकिन वो कभी डिलोकेलाइज नहीं होता। मैम माइनर कंट्रीब्यूटर और मेजर कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? माइनर कंट्रीब्यूटर का मतलब लेस स्टेबल, मेजर कंट्रीब्यूटर का मतलब मोर स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। अब बेटा समझ आया पी इलेक्ट्रॉन? जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले में पी इलेक्ट्रॉन सही दे रखे हैं क्या? जल्दी जोड़ो। एक पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4। एक पाई बॉन्ड यानी 2, एक नेगेटिव चार्ज यानी 2। दूसरे वाले में 3 पाई बॉन्ड और एक प्लस, कितना हो गया? 6। सी में एक पाई बॉन्ड एक ऑड इलेक्ट्रॉन 3। लास्ट वाले में 3 पाई बॉन्ड और एक प्लस। चारों नंबर्स जो लिखे हुए हैं ब्रैकेट में सही हैं। आप सब डीपीपी में ही देखो अपने क्वेश्चन को। नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर, पर डीपीपी तो खोलो कम से कम। 7th, which of the following molecules show cross conjugation? A और C? In how many compound lone pair of nitrogen is involved in resonance? हॉरिजॉन्टली चलते हैं, किस किस में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है, सिक्स में नहीं है, सेवेंथ में है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? आता है ये देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा। नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन अब इतनी बार आ चुका है कि अब तो वैसे भी याद हो जाना चाहिए। 7 क्यों बेटा? एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3। और एक नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन मत मानो, एक नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है? 2। एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल? 2। तो 2 + 2 + 2 6 प्लस नेगेटिव चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर लोकेलाइज है ना, इसका पाई बॉन्ड जा रहा है कॉन्जुगेशन में, वो या तो पाई दे सकता है या लोन पेयर दे सकता है। जब किसी एलिमेंट के पास पाई भी हो तो वो हमेशा बेटा अपना डीलोकेलाइजेशन में पाई बॉन्ड देता है, लोन पेयर को नहीं देता।
इस क्लास में जो बच्चे हैं चेहरे मुझे हर मतलब मैंने तीसरी क्लास से आज हर बार चेहरे मुझे लग रहा है नए नए हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ दूसरे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप शायद लास्ट फर्स्ट क्लास है आपकी, आप ये पीछे घूम रहे हो कि पहले क्लास अटेंड की है, सेकंड क्लास है, तीनों क्लास करी है, तीनों करी है, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नए नए चेहरे से आप सबके अलग अलग। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन कंपाउंड हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज। तो केवल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा डीलोकेलाइज हो रहे हैं? दो। एक तो एमाइड वाला, मैं नाम बोल रही हूँ, एमाइड समझ आता है ना सभी को, सीओ के बगल में, और एक रिंग में जो एनएच है उसका, जो पाई बॉन्ड है उसका नहीं, एनएच वाले का, दो ही लोन पेयर डीलोकेलाइज होंगे। 10 में नंबर ऑफ लोन पेयर। क्वेश्चन नंबर 11, रिलेटिव स्टेबिलिटी, मुझे लगता है ये तो कर ही लिया होगा। स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन अब इतना आसान है, हो गया सभी से। डीपीपी नंबर C3 में कोई डाउट है भाई ऑनलाइन वाले बच्चों? मैं डीपीपी नंबर C3 में 9th का आंसर 6 9th का आंसर 6 कैसे हो सकता है? चेक करो दोबारा। नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ये माइनस की जगह प्लस होगा आंसर, तो इसका तो माइनस है ना, तब तो 8 आएगा, और 6 है तो गलत है, सही कर लो, नहीं तो फिर माइनस को प्लस कर लो। प्लस के ही केस में, क्योंकि इसमें ये तो नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा सबसे आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइजेशन दिख रहा है, ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में है, ये है, और माइनस है, सीधा सम है, 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। 6 दे रखा है, कुछ बच्चे 8 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं, दोबारा चेक कर लो, आंसर 8 है। हाँ तो हो सकता है गलत प्रिंट हो गया हो, अब और चेक कर लो। एट का 4, 5, 6 बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन है? 8 का 4, 5, 6, 8 का 4, 5, 6 बता दीजिए। अभी बताया था पाइरिडीन। देखो बेटा मुझे नहीं पता आपको क्या रूल्स रेगुल मतलब लिखवाए गए हैं, समझाया गया है, ठीक है, लेकिन मैं आज ही अभी J12 में पढ़ा के आई हूँ ये सारी चीजें, वो स्टूडेंट बता देंगे कि लोन पे लोकेलाइज है, डीलोकेलाइज है। एक रूल लिखाया जाता है, ठीक है, उस रूल में किसी भी एलिमेंट के पास यदि वो एलिमेंट कंजुगेशन में है और उस एलिमेंट के पास कंजुगेशन में इन्वॉल्व होने के बाद along with pi bond there is lone pair, along with pi bond there is negative charge, along with pi bond there negative charge, positive charge, odd electron are also present, then that element only can donate on its pi bond in delocalization, other electrons remain localized. रीजन क्यों? क्योंकि उससे पहले हम सभी ने जब कंजुगेशन का कंसेप्ट सीखा था तो हम एक लाइन बताते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो अनहाइब्रिड सेम प्लेन में प्रेजेंट पैरेलल पी और इन सम केसेस डी ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी में ही डीलोकेलाइज होता है। पढ़ा है ना सभी ने ये चीज? हमेशा इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी वाले पी या डी, वो भी कौन से? अनहाइब्रिड, पैरेलल, एक ही प्लेन में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स में होता है। अब आप सोच के बताओ, इस एलिमेंट का ये पाई बॉन्ड भी है और एक ये लोन पेयर है, क्या किसी एलिमेंट के कोई भी दो ऑर्बिटल एट ए टाइम पैरेलल हो सकते हैं क्या? सपोज ये यदि px है तो ये px होगा, और ये px है तो ये px, ये चार हो सकते हैं, तो ऑब्वियस है ये जो लोन पेयर होगा वो py या pz में होगा। समझ आ रहा है? तो किसी भी एलिमेंट के पास along with पाई बॉन्ड यदि लोन पेयर भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो ये हमेशा याद रखो वो अपना केवल कंजुगेशन में कौन देता है? पाई। वो अपना लोन पेयर प्लस माइनस कंजुगेशन में नहीं देता। ये बेसिक रूल है। क्यों? क्योंकि एक साथ दो ऑर्बिटल कभी पैरेलल नहीं हो सकते, तो एक ही चीज आएगी। अब इसमें बताओ कंजुगेशन किस किस के बीच में है? पाई का पाई से, पाई का पाई से, लोन पेयर कैसा हो गया? लोकेलाइज। यही सेम एग्जांपल मान लीजिए अब ऐसे दे दिया। अब बताओ क्यों? क्योंकि अब इस नाइट्रोजन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
नाइट्रोजन के पास कोई चॉइस नहीं है कि पाई बॉन्ड दूं या लोन पेयर दूं। यहाँ बताओ, पाई के बगल वाला सिग्मा, सिग्मा यहाँ एंड हुआ, आप उस पे क्या देखोगे? कुछ देखोगे लोन पेयर पाई में से? बताओ यहाँ कॉन्जुगेशन में केवल कौन जा सकता है? लोन पेयर, क्योंकि इसके पास अलोंग विथ पाई बॉन्ड है ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है लोन पेयर है। डिलोकेलाइज करना है तो लोन पेयर ले लो, नहीं तो छोड़ो। यहाँ पे ये कह रहा है पाई बॉन्ड लेना है या लोन पेयर लेना है। हमने कहा प्रॉफिट तो पाई बॉन्ड में है, क्योंकि पाई बॉन्ड में 2 ऑर्बिटल मिलेंगे, लोन पेयर में कितना ऑर्बिटल मिलेगा? एक। जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए हमेशा पाई बॉन्ड है तो उसका पाई इन्वॉल्व होगा। क्लियर है ये चीज? अब आपके पास ये मैंने बता दिया। और ब्रिज हेड कार्बन पर कोई भी लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो कभी भी डिलोकेलाइज नहीं होते। रीजन, डिलोकेलाइज होंगे तो उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp करना पड़ेगा, और sp2 कर दिया तो ज्योमेट्री शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर, और ब्रिज हेड कभी प्लेनर नहीं होता। तो या तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को गलत मानो या इसको एक्सेप्शन मानो, तो बेटर ये है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी सही है, ये एक्सेप्शन में है। हाँ, फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि वो एक ब्रिज हेड कार्बन नहीं। ये 2 प्लेन रिंग हैं, आराम से डिलोकेलाइज होगा। ये तो आपकी नोटबुक के जैसा है, आपकी नोटबुक में ये एक 6 मेंबर रिंग, एक 6 मेंबर रिंग जो एक बॉन्ड से अटैच है, ऐसी। ठीक है, ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं। चलो हो गया डीपीपी नंबर C3। और कोई डाउट? C3 में 8 का हो गया बेटा, 5 6 जो भी। आकाश, ध्रुव, चलो डीपीपी नंबर C4 जल्दी से बोलो, क्योंकि आगे हमें भी पढ़ना है। डीपीपी नंबर C4 का 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? जल्दी बताइए। फर्स्ट का आंसर C, रीजन ऑक्टेट इनकम्प्लीट। सेकंड में विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट एक्सेप्टेबल? B, क्योंकि B में देखो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 5। ऑक्टेट एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is major contributor? Major contributor means most stable. इनमें बेटा most stable structure है B, right? B, क्योंकि बाकी सभी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या B में और D में डिफरेंशिएट कैसे किए? B में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। जबकि आप डी में देखोगे तो यहाँ प्लस दे रखा है और यहाँ माइनस दे रखा है। नुकसान ही नुकसान है। देखिए कैसे, एक तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इस वाले का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक लॉन पेयर, एक माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10, आउट पॉसिबल। तो ये तो वैसे ही बर्बाद है, एक तो एक्सपेंड कर रहे हो, एक का इनकम्प्लीट, यहाँ पे दोनों ही खुश। चलो फोर्थ, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। इसका आंसर तो वैसे भी दिख रहा है सी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा डबल बॉन्ड की साइड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आती है ना? नहीं, मोस्ट स्टेबल है ना, तो सी में प्लस लगा रखा है, माइनस आना चाहिए। आंसर होगा बी, फोर्थ का बी। नहीं बेटा, जो मेरे पास आपकी बुक है उसके सी में प्लस है। यहाँ देखो, इसका जब मैं सपोज मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ऑप्शन में नहीं है, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा? लोन पेयर से। तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ माइनस आना चाहिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी, सॉरी बी में। सी में कार्बन पे प्लस है, ए में कार्बन पे प्लस है, बाकी में सब में कार्बन पे प्लस है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद में कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस 3, 3 के बाद 4। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 3 में कार्बन पे प्लस है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। डी में यानी फोर्थ ऑप्शन में ऑक्सीजन पे प्लस है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोथ आर पोलर।
तो रूल्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 1 2 3 4 ए। क्वेश्चन नंबर 6 में द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट में कार्बन पे माइनस, सेकंड में ऑक्सीजन पे माइनस, थर्ड में कार्बन पे माइनस, फोर्थ में अगेन ऑक्सीजन पे माइनस। सबसे ज्यादा स्टेबल 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। एक बार CH3CO माइनस फोर्थ है ना? अच्छा ये वो दे दिया टॉटोमराइजेशन का पॉइंट। ओके, ये टॉटोमराइजेशन में आएगा अभी, बीटा डाई कीटोन का डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन एक बार मेडिकल में आया हुआ है, मेडिकल में क्या थ्योरी में भी आ चुका है। देखो ये तो कंफर्म है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है। ये मैंने कौन सा बना दिया? 4, मैंने उल्टा बनाया है, 4 3 2 1। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, इसमें ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ पे भी कार्बन पे माइनस है, यहाँ कार्बन पे माइनस है। ऑब्वियस है कि माइनस चार्ज है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से चले, ऑक्टेट कंप्लीट। इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ, ये इसके साथ लाइन से लीनियर कॉन्जुगेशन में है, वो भी कितने पाई बॉन्ड के साथ? 2। इसमें नेगेटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इधर भी जा सकता है और इस साइड भी, लेकिन ये कौन सा कॉन्जुगेशन है? क्रॉस। इसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ 1 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ नेगेटिव चार्ज 1 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, लेस कॉन्जुगेशन 2 पाई बॉन्ड के साथ, 2 पाई बॉन्ड के साथ, बट लीनियर और क्रॉस। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 4, 4 के बाद 3। अब आते हैं इन दोनों में, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है, और एक पाई बॉन्ड में कोई लीनियर क्रॉस वर्ड नहीं होता। तो बताओ यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 1, सेकंड में फिर सेकंड के बाद थर्ड में भी कार्बन प्लस, इजी है, 1 2 4 3। क्या किसी को डाउट है इसमें? फर्स्ट का ऑक्टेट कंप्लीट नॉन पोलर चार्जलेस, सेकंड का ऑक्टेट कंप्लीट बट पोलर, थर्ड में ऑक्टेट इनकम्प्लीट। लेकिन वो जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ क्या करेगा? रिपल्शन। पढ़ा है ना सभी ने? किसी को डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्लस एम और प्लस आई दोनों इफेक्ट कौन शो करेगा? केवल सी, क्योंकि OH प्लस एम तो लगाता है, लेकिन कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई। NHCH3 प्लस एम लगाता है, लेकिन माइनस आई। 9, कौन माइनस एम इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट शो करेगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, डिक्रीजिंग सी बेटा O से जुड़ा है ना, O से जुड़ा होता है तो हमेशा लोन पेयर की साइड से जुड़ा है, लोन पेयर की साइड यानी प्लस एम इफेक्ट। डिक्रीजिंग प्लस एम पावर ऑफ गिवन ग्रुप, गिवन ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा है CH2 माइनस 3, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये हो गया सबसे ज्यादा हो गया CH2 माइनस, फिर ऑक्सीजन 1 2 और फिर क्लोरीन। 3 1 2 4 given in which option? 3 1 2 4 given in C option. 11, ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल। चलो ये दे दिया आपको फिनॉल, बताओ जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ो उससे पहले। फिनॉल बेंजीन पे कौन कौन से इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम और माइनस आई। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp2, 2 लोन पेयर में से एक लोकेलाइज है और एक कौन सा होता है? डीलोकेलाइज। चलो 11 में एग्जिबिट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब नो मीजोमेरिक इफेक्ट, एग्जिबिट ओनली मीजोमेरिक इफेक्ट, हैज मोर डोमिनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सी, मोर डोमिनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट गलत। चलो 12, which of the following group show plus m effect greater than minus I? हेलोजन में एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होता है हेलोजन में? हेलोजन FCl-Bri में I इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है देन प्लस एम, F रिजेक्ट।
OCOR कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम, दैट इज ग्रेटर देन माइनस आई। सी कीटोन माइनस एम लगाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस एम लगाता है। तो बताओ बेटा आंसर कौन सा बचा? बी। 13 which of the following group show minus m as well as minus I effect? ये तो सबसे सिंपल है, NO2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आपने गलती कैसे किया? क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्लस एम होता है लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? माइनस आई। क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन देना नहीं जानता, लेना जानता है। होता प्लस एम है लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? माइनस आई। OCOR में प्लस एम इफेक्ट है। कैसे देखा? ओ यहां से जहां से अटैच होता है उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो वो हमेशा उसको देगा क्योंकि ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है। लेने के लिए जगह नहीं है, देने के लिए तो है। क्वेश्चन नंबर 14 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एमाइड एसिड ऑफ कीटोन। तो एमाइड एसिड ऑफ कीटोन में सबसे ज्यादा 3 to 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो 1 2 3। 1 2 3 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? डी। क्वेश्चन नंबर 15 विच ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट व्हेन अटैच विद बेंजीन? जब बेंजीन से अटैच होता है तो केवल सी फिनाइल ही प्लस एम दिखाता है, बाकी और नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्ट एज ए प्लस एम एज वेल एज माइनस एम ग्रुप। कौन होता है? NO। ये तो नोट्स में लिखाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, थायो अल्कोहल, SHSR और एक NO। 17 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जल्दी से मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाता है? प्लस आई, प्लस एम, प्लस HC। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, माइनस आई माइनस एम कम करते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ है अपन को। तो अब आप देखो बेटा पहले में एल्डिहाइड लगा रहा है माइनस एम, दूसरे में OCO एस्टर लगा रहा है प्लस एम, थर्ड में अगेन अमाइन का प्लस एम, फोर्थ में एमाइड का माइनस एम। अब जल्दी से मुझे बताओ क्या हुआ बेटा? कोई डाउट है? ऑनलाइन में बेटा किसी बच्चे को डाउट है? 17 एमाइन में और एस्टर में किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है? अमाइन। ऑर्डर बोलिए क्या हो जाएगा 17 का? 3 2 4 1, क्योंकि इनमें जितना स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना कम करेगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है देख लो? 3 2 4 1 बी। 18 फोर्थ ऑप्शन। आप देखिए फोर्थ ऑप्शन में ये दे रखा है एमाइन। आपको कितना भी बड़ा दे रखा है, उसने पूछा बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको चेक करना है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर डिलोकेलाइज हो गए। तो नाउ टेल मी दिस CO ग्रुप इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डायरेक्टली इसके साथ कॉन्जुगेशन में है? नहीं है ना। विच पार्ट ऑफ दिस एमाइड डायरेक्टली कॉन्जुगेट विद बेंजीन रिंग? CO। नाउ दिस पाई कॉन्जुगेट विद दिस पाई बॉन्ड। When pi conjugate with pi bond, then always electron transfer from less electronegative atom towards more electronegative atom. तो अब मुझे बताओ ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? बेंजीन से खींच रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस एम। अब आपको कंपेयर करना है एल्डिहाइड से। पहली बात तो हमने आपको ऑर्डर लिखाया हुआ है। मान लो किसी बच्चे को सपोज ऑर्डर याद नहीं रहे तो ऑर्डर का भी तो एक बेसिस बनाया गया कंपेयर। यहाँ पे भी वही सेम सीक्वेंस है बेटा। ये जो कीटोन है ना, इसका एक ही सहारा है इलेक्ट्रॉन लेने का, सिर्फ ये। इसी से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि इधर वाला जो पड़ोसी है वो कौन है? हाइड्रोजन। वो तो हेल्प कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन चूसने वाला है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इस बार इसका जो पड़ोसी है ये भी रिच है और ये पड़ोसी भी रिच है। एक बार को यदि इसने इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया बेंजीन ने, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींच सकता है।
एट ए टाइम तो वो एक ही साइड से लेगा, या तो बेंजीन से ले लो या नाइट्रोजन से ले लो। सपोज इस सीओ ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, क्या ये उस टाइम पे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा? तो उस टाइम का मतलब बेंजीन अपने आप को रिलैक्स समझेगा कि यार अब की बार उसने मेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगे, जबकि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। पता है एल्डिहाइड बेंजीन से ही खींचेगा क्योंकि पड़ोसी काम का ही नहीं है। तो अब बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा हो गई? एल्डिहाइड में। कौन ज्यादा खून चूसेगा? एल्डिहाइड। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड हैव स्ट्रॉन्ग -m इफेक्ट। अब आप खुद सोच के बताओ, मैं यहाँ एस्टर लगा दूं, जो भी मिथाइल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन तीनों में किसका माइनस है? तो सारे माइनस है। अब आप मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग -m एल्डिहाइड लगा रहा है। एल्डिहाइड का -m इन दोनों से क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्यों? only withdraw electron from benzene, there is no choice with adjacent atom। अब यहाँ पे एमाइड में और एस्टर में कंपेयर करके बताओ किसका -m ज्यादा होगा? एमाइड में और एस्टर में किसका ज्यादा होगा? -m किसका ज्यादा होगा? -m किसका ज्यादा होगा? एस्टर। एस्टर का ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है? ज्यादा। ज्यादा का मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने में कंजूसाई करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। जैसे ये सीओ ने इससे इलेक्ट्रॉन मांगे, ये आसानी से दे देगा? नहीं देगा ना। जब इधर से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो फिर वो पूरा गुस्सा कहाँ निकालेगा? बेंजीन पे। बेंजीन से छीनेगा। इसके कंपैरिजन में ये नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने से कम कंजूस है, आसानी से इलेक्ट्रॉन, एक बार को कहा तुम दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, डर गया, तुरंत दे दिया। जितना जल्दी यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा पड़ोसी से, वो उतना ही कम बेंजीन से खींचेगा। भाई ये तो एक तरह से वाटर सिस्टम है, इधर से पानी आ रहा है तो इधर से नहीं निकलेगा पानी, बेचारा बेंजीन रिलैक्स हो जाएगा। बताओ सबसे ज्यादा बेंजीन कौन परेशान है इसमें? क्योंकि पूरा लिए जा रहा है, यहाँ पड़ोसी इधर से दे रहा है तो ये बेंजीन बच गया। ये बेंजीन इसके कंपेयर। ऑर्डर बताओ सबका -m। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद एस्टर, एस्टर के बाद एमाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 में सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रिएक्टिविटी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे प्रोपोर्शनल होती है, यानी वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कंपेयर करनी है। बताओ जल्दी से। अब पहले में क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +m, सेकंड में -m, थर्ड में +m, फोर्थ में +m। अब बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग +m किसका है? 4, O- का। 4 के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 1, 1 के बाद 2। कौन से ऑर्डर में गिवन है? 4, 3, 1, 2 गिवन इन D। लास्ट 19, arrange the following compound in decreasing order of reactivity towards electrophilic substitution। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी वही सेम कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर है? अब आपको वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है। जल्दी बताइए। 19 के फर्स्ट में भी +m, ईथर का +m, CH3 का +I +Hc, क्लोरीन का -I, लास्ट वाले का 0। 1, 2, 3, 5, 4 कौन से ऑप्शन में गिवन है? B। और लास्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पाइरोल? sp2। अब DPP नंबर C5 छोड़ देते हैं, ठीक है? C5 और C6 नेक्स्ट क्लास में करके ले आइएगा। C5, C6, C7 तीन DPP नेक्स्ट क्लास में कर लेना, तब तक अपना बेसिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगा। डी में क्या लिखा है? 4, 3, 2, 1। 18 में 4, 3, 2, 1 है क्या? 4, 3, 1, 2 आना चाहिए ना। अब तो मुझे ऐसे तो याद नहीं है कौन सा है।
चलो बेसिक स्ट्रेंथ, और आज का हेडिंग है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड देयर डेरिवेटिव। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड देयर डेरिवेटिव। चलो बेटा, अब समझना यहाँ पे पहले, इसमें एक पॉइंट आएगा इसलिए पहले समझेंगे, उसके बाद उसको लिखाऊंगी हेडिंग के साथ। आपके पास एक तो है प्योर एनिलीन NH2। Now what is the hybridization of this nitrogen? sp2। नाइट्रोजन के बगल में कौन से ग्रुप है? H, ट्राइगोनल प्लेनर है, बेंजीन भी प्लेनर है, बेंजीन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन ग्रुप भी उसी के साथ प्लेन में ही प्रेजेंट है। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा तो इसके कॉन्जुगेट एसिड में ये हो गया NH3+। अब NH3+ बनते ही पहला नुकसान, ये sp2 से कैसा हो गया? sp3। ये पॉजिटिव चार्ज लोकेलाइज है या डीलोकेलाइज है? लोकेलाइज, क्योंकि sp3 है तो अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जा सकता। sp3 की जो शेप है, यानी जो पहले V शेप में ट्राइगोनल प्लेनर था, V शेप में, अब उसका शेप कैसा हो गया? टेट्राहाइड्रल, पिरामिडल, ऐसे फूल की तरह खिल गया। ऑब्वियस है, पिरामिडल टेट्राहाइड्रल है तो उसको स्पेस क्या चाहिएगा? ज्यादा चाहिए। हमने कहा तुमको जितना स्पेस चाहिए ले लो, तुम्हारे आसपास कोई है ही नहीं, तो ये स्टेबल है क्योंकि कोई स्टेरिक क्राउडिंग इसके पास नहीं है। नो स्टेरिक क्राउडिंग, तो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन से तो हेल्प मिल नहीं सकती, रेजोनेंस से तो हेल्प मिलेगी नहीं, तो उसको स्टेबिलिटी कौन देगा? बस उसके आसपास कोई ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको बॉन्ड पेयर रिपल्शन दे या स्टेरिक क्राउडिंग लगाए। मान लीजिए मैंने कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ले लिया जिसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप कौन नहीं होते? G बराबर H, D, F, OH और NH2 खुद ही ले लूं, इनको हम बल्की ग्रुप नहीं मानते क्योंकि ये आपस में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे या फिर इतने छोटे हैं कि कोई रिपल्शन ही नहीं लगाते। इन 5 ग्रुप को अपन ने अवॉइड कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या साइनाइड ले सकते हैं? साइनाइड तो लीनियर है ना, तो वो तो वैसे ही नहीं लगाएगा अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H+ लिया तो सेम सिचुएशन, कॉन्जुगेट एसिड बना। ये कॉन्जुगेट एसिड ना तो रेजोनेंस कर सकता है, इसका जो साइज है, इसको अनस्टेबल केवल कौन कर सकता है? स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी के लिए बेंजीन का कॉन्जुगेशन का रेजोनेंस का कोई सपोर्ट नहीं है। अब ये ग्रुप जैसे बड़े साइज का हुआ, पहले आराम से रह रहा था, कोई ग्रुप था ही नहीं आसपास, लेकिन ऐसे में यदि ऑर्थो पे कोई बल्की ग्रुप लगा दें तो क्या इन दोनों के बीच स्टेरिक क्राउडिंग होगी? इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टेरिक क्राउडिंग। अब आप सोचो, ये ऑलरेडी टेट्राहाइड्रल है, आपने एक इफेक्ट पढ़ा था SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट किस पे लगता है? उन ग्रुप्स पे जो पहले तो बेंजीन के साथ क्या थे? रेजोनेंस में, लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं ताकि उनका भली रेजोनेंस खत्म हो जाए पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या होनी चाहिए? अवॉइड होनी चाहिए। ये ग्रुप तो ऑलरेडी टेट्राहाइड्रल है, ये यदि 90 डिग्री से भी रोटेट होगा तो भी क्या इसका टेट्राहाइड्रल शेप में कोई चेंज होगा? ये कोई वी शेप तो है नहीं कि परपेंडिकुलर हो जाए, ये तो ऑलरेडी कैसा शेप है? टेट्राहाइड्रल शेप है, तो ये बेटा रोटेट भी होगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा इसको। तो यहाँ पे ये जो NH3 और इनके बीच जब स्टेरिक क्राउडिंग होती है तो यहाँ कोई परपेंडिकुलर नहीं होता, तो ये कहता है यार ये तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ये वाला जो ग्रुप है, इसको इस स्टेरिक क्राउडिंग को ही हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्योंकि ये स्टेरिक क्राउडिंग केवल कौन लगा सकता है? ऑर्थो। ये ग्रुप मेटा पे होता तो क्या इस ग्रुप में और इसके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग होती? क्या ये पैरा पे होता तो स्टेरिक क्राउडिंग होती? नहीं, केवल ऑर्थो पे प्रेजेंट जो ग्रुप है, जो कि बल्की ग्रुप होना चाहिए, वो उस बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड को परेशान करेगा, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो रही है
यानी इसका जो फ्यूचर है ये अनस्टेबल हो रहा है, तो क्या वो प्रोटॉन को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा? मान लीजिए सपोज इसके 10 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल गया, प्रोटॉन लेकर देखता हूं कैसा बनता है, और प्रोटॉन लेके बैठा, तो उसने क्या फीडबैक दिया? बताओ भाई, ये तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग लग रही है, परेशान कर रहे हैं। तो बताओ प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जो रेट है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कैसा है? स्टेबल। तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग बाय ऑर्थो ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid decreases, और conjugate acid की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग रेट भी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो यानी उस स्टेरिक क्राउडिंग ने प्रोटोनेशन को क्या कर दिया? स्लो कर दिया। इसीलिए इस इफेक्ट को हम SIR नहीं कहते, यहां इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? SIP। What is the full form of SIP? Steric inhibition in protonation. उस स्टेरिक क्राउडिंग ने किसको स्लो कर दिया, किसको रोक दिया? प्रोटोनेशन को। अब आप मुझे बताइए, यदि मैं इन दोनों में, ये तो मैं भी लिखा दूंगी, इन दोनों में यदि मैं Kv को कंपेयर करूं, ये है Kb1 और ये है Kb2, बताओ किसके प्रोटॉन एक्सेप्टिंग रेट ज्यादा है? Kb1 की या Kb2 की? Kb1। इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? फर्स्ट वाला। क्या ये कहें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड? मैंने कोई इफेक्ट नहीं लिखा, मैंने लिखा ऑर्थो पोजीशन पे जो भी बल के ग्रुप आएगा, चाहे वो प्लस आई लगा रहा हो, प्लस एम लगा रहा हो, प्लस HC, क्योंकि कोई भी ग्रुप आए इसको रेजोनेंस तो दे ही नहीं सकता। इसको तुम बेंजीन में कितना भी घुमा लो, इस तक तो इलेक्ट्रॉन कभी जाएंगे ही नहीं। ये कभी भी, आपको याद है, NH3 प्लस कभी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाता, ये केवल कौन सा इफेक्ट लगाता है? आई। इसमें कभी, इसमें कितना भी इलेक्ट्रॉन घूमे, इसको तो इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज होगा ही नहीं। तो इसका इफेक्ट कुछ भी हो, इसको स्टेबल केवल कौन कर सकता है? स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए उसके आसपास। यहाँ पे हमने उसके स्टेरिक क्राउडिंग ही लगा दी। ऑटो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज ऑलवेज लेस बेसिक देन नॉर्मल एनिलीन। नॉर्मल एलिनिन की कंपैरिजन में ये हमेशा क्या होता है? लेस बेसिक होता है। इसे हम कहते हैं ऑटो इफेक्ट नॉर्मल लैंग्वेज में, और केमिस्ट्री वाइज डिटेल नेम क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज SIP। क्लियर? तो लिखो पहले ये SIP और SIR में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। SIR में परपेंडिकुलर होके वो रेजोनेंस को अवॉइड करता है, यहाँ पे इसको बेटा कभी रेजोनेंस मिलेगा ही नहीं, ये कभी रेजोनेंस शो ही नहीं करता, तो यहाँ रेजोनेंस वर्ड बोलना गलत है।
मैम ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की होता है। यस, ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट एक कॉमन नाम है, ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट ग्रुप के द्वारा लगाया गया इफेक्ट, तो उसको कहते हैं ऑर्थो। ऑर्थो को एसिड में अपन SIR भी बोल सकते हैं, SIP भी बोल सकते हैं, आगे और भी नाम हो सकते हैं। ऑर्थो तो एक नाम है कि ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप है उसने लगाया ये इफेक्ट। Due to steric crowding by ortho group, stability of conjugate acid decreases, proton accepting rate decreases. हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस किसको बोलते हैं? क्या? स्टेरिक स्टेरिक क्राउडिंग इक्वल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सेम वर्ड है। ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्टिंग रेट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज का मार्क बना रखा है। Ortho substituted aniline are less basic than normal aniline due to steric crowding of ortho group, which decrease rate of protonation. This ortho effect in aniline and their derivative known as SIP. SIP, steric inhibition in protonation. है ये ऑर्थो इफेक्ट, और SIR भी ऑर्थो इफेक्ट ही होता है, ऑर्थो पोजीशन पे लगने वाला इफेक्ट। Ortho substituted aniline are less basic than normal aniline due to steric crowding, steric hindrance, steric crowding, same word है, of ortho group, which decrease rate of protonation. और ये चीज समझ आई बेटा, प्रोटोनेशन की रेट कम क्यों हुई? क्योंकि वो कंजुगेट एसिड कैसा हो गया? अनस्टेबल। वो ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। उसके बाद क्या? जैसे एक एग्जांपल करा रही हूँ मैं, समझना। एनिलीन, ऑर्थोमिथाइल, मेटामिथाइल, पैरामिथाइल, और वैसे इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं टोलुडीन। क्योंकि ये देखो, ये क्या होता है? एनिलीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? टोलुइन। मिला के क्या नाम हो गया? टोलुडीन। ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन और पैराटोलुडीन। अब समझना, कुछ चीजें आपने ऑलरेडी कार्बोकेटाइन और इन सब में समझ लिया है। कोई भी ग्रुप जब मेटा पे होता है, जैसे आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़नी है, किसकी पढ़नी है बेसिक स्ट्रेंथ? एनिलीन की, क्योंकि इसमें बेसिक ग्रुप यही है। तो अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ जब इसकी पढ़नी है, जिसकी स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, कभी उसका खुद का इफेक्ट नहीं देखते, उस पर आसपास के ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, क्या उसकी हेल्प कर रहे हैं, तभी अपन उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपसे पूछा इनका आपको केबी ऑर्डर बताना है, तो एनिलीन पर एक्स्ट्रा कोई ग्रुप है क्या?
कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है, तो बताओ इसमें एक्स्ट्रा, इसको नहीं देखना क्योंकि ये तो चारों में ही है। एक्स्ट्रा कौन सा इफेक्ट लग रहा है? जीरो, कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसमें ये जो CH3 है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? अब आप सुने पहले सभी, अभी तक आप मीजोमेरिक इफेक्ट, HC इफेक्ट, आई इफेक्ट बोलते थे एसिडिक स्ट्रेंथ में और बेसिक स्ट्रेंथ में। अभी एसिडिक भी पढ़ाऊंगी, याद रखना। सबसे पहले कौन सा इफेक्ट देखोगे? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट यानी SIR, SIP जो भी नाम है। यहाँ पे बताओ ये ऑर्थो इफेक्ट है या नहीं? ऑर्थो इफेक्ट है। और ये कौन सा ऑर्थो इफेक्ट है? SIR या SIP? ये लिखना है आपको। अब आते हैं इसमें, क्या ये ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा? ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाएगा। ऑर्थो इफेक्ट के बाद क्या ये मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएगा? नहीं, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाता। इसके मीजोमेरिक के लिए दैट शुड बी इन कंजुगेशन, दैट शुड डिलोकलाइज अदर लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो हो, है ही नहीं, तो ये मीजोमेरिक भी नहीं लगा रहा। बच्चा HC और I। तो एक पॉइंट आपको कैटायन एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते समय बताया गया है। बेंजाइल जो ग्रुप होता है, बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, जो भी बेंजीन के कभी भी रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप मेटा पे प्रेजेंट हो, वो कभी भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता विद दैट ग्रुप। मेटा पे प्रेजेंट ग्रुप केवल एक ही इफेक्ट लगाता है, I। वो कभी M इफेक्ट और HC इफेक्ट नहीं लगाता। चाहे कैटायन में पढ़ो, एनायन में पढ़ो, एसिड में पढ़ो, बेस में पढ़ो, टॉटोमेरेज में पढ़ो, किसी भी रिएक्शन में पढ़ो। यदि दो ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, क्या अकेले ग्रुप की मेटा पोजीशन होती है? नहीं ना, किसी के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पे प्रेजेंट ग्रुप उस फर्स्ट ग्रुप को जिसके रिस्पेक्ट में वो मेटा पे है उसको कॉन्जुगेशन नहीं देता, यानी उस पे M इफेक्ट और HC इफेक्ट नहीं लगाता। तो यहाँ ये CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? केवल I। अब आते हैं इस पे, क्या ये ऑर्थो लगाएगा? पैरा इफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, M इफेक्ट लगाएगा नहीं, तो फिर बचा कौन सा? HC। आपने इफेक्ट लिखने सेम, केवल ऑर्थो इफेक्ट, SI इफेक्ट किस पे आता है? ऑर्थो पोजीशन पे। पहले ये चीज क्लियर हुई क्या? अब आप मुझे बताओ, जीरो का मतलब ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ना ही डिक्रीज। SIP बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है या बढ़ाता है? कम करता है। क्यों कम करता है? रीजन बताया था। जब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, उसके बीच में और इसके बीच में क्या होगी? स्टेरिक क्राउडिंग, रेजोनेंस उसमें होता नहीं है, तो बल्कि वो रेट ऑफ प्रोटोनेशन को क्या कर देगा? स्लो। इसमें कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं। प्लस I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है, ये भी बढ़ाएगा। प्लस HC और प्लस I में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? HC लिख दो, आप चाहें लिख दो, हमेशा पहले डोमिनेटिंग इफेक्ट ही लिखते हैं। अब आप मुझे बताओ, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट, इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज। बताओ KB का ऑर्डर क्या हो गया? 4 3 1 2, क्योंकि HC इफेक्ट I से तो स्ट्रॉन्ग होता है, और HC और I इफेक्ट जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे, बेंजीन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, तो नाइट्रोजन की डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ेगी। हम ओवरऑल पढ़ तो बेस रहे ना, बेस का होता है हमें डोनेशन टेंडेंसी बढ़ानी है, तो ये जितना ज्यादा ग्रुप बेंजीन को देंगे, तो बेंजीन नाइट्रोजन से नहीं लेगा, उधर डोनेट करेगा। मैंने एक लाइन लिखी हुई है, देखो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक देन नॉर्मल एनिलीन। क्या इसमें ऑर्थो वाला नॉर्मल एनिलीन के पीछे आ रहा है क्या? ये रहा ऑर्थो वाला, ये है नॉर्मल एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ऑलवेज लेस बेसिक, तो ये लाइन याद रखना, गलत हो जाएगी। ऑलवेज लेस, लीस्ट बेसिक नहीं होता। कई बार ऐसा लिखा आ जाता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज ऑलवेज लीस्ट बेसिक, तो ये लाइन गलत है। वो नॉर्मल वाले से हमेशा कहाँ होगा? पीछे। लेकिन लीस्ट बेसिक अब इसमें आ गया, ऐसा नहीं करना है कि हर एग्जाम्पल में लास्ट में डाल दो। अभी एग्जाम्पल और भी कराऊंगी। क्या ये पॉइंट समझ आया? एक एग्जाम्पल जल्दी से बताना। जल्दी से इसका KB ऑर्डर। इसमें एक मिथाइल है, यहाँ दोनों मिथाइल है। इतना छोटा लिख दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऐसे लिखा रहने। ऑर्थोमिथाइल एक ही, 2,6 डाइमिथाइल एनिलीन, नाम आ जाए तो।
बेटा HC इफेक्ट ऑर्थो पे भी लगता है और पैरा पर भी लगता है। बोलो इसका KB ऑर्डर 1 2 3 कैसे? इसमें SIP इफेक्ट नहीं है, इसमें SIP इफेक्ट है, वो भी कितना? एक। इसमें कितना SIP इफेक्ट है? दोनों साइड से SIP लग रहा है। तो चलो लिखो। SIR क्यों लगेगा बेटा? SIR के लिए वो परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए ना, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। जब ये NH3+ बन जाता है, NH3+, वो कभी कॉन्जुगेशन में जाता ही नहीं। और NH3+ कैसा है? sp3 को 90 डिग्री पे भी रोटेट करोगे तब भी वो टेट्राहाइड्रल ही रहेगा। तो उसका रोटेशन करने से फायदा क्या हुआ? हो गया है जी। कुछ समझ नहीं आया आपने क्या बोला? आप लिख दो, बेटर है। SIP की फुल फॉर्म बताइए। SIP की फुल फॉर्म नहीं बताई मैंने। हाँ बेटा भूल गई। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। SIP की फुल फॉर्म बेटा देखनी पड़ेगी, मुझे याद नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी अभी। भाई किसी को याद हो तो बोल दो ऑनलाइन में SIP की फुल फॉर्म, मुझे भी याद आ जाएगी। मैं सोच रही थी ऑनलाइन वाले सो रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी सो रहे हैं। क्या है भाई SIP की फुल फॉर्म? स्टेरिक तो समझ आता है, आई बोलो। इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। और SIR की स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। वहां पे SI, यहाँ का SI सेम है, बस उसमें रेजोनेंस है, इसमें प्रोटोनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड बनने वाला है NH3+, वो कभी रेजोनेंस नहीं करता, इसलिए वहां रेजोनेंस वर्ड बोल करके बोलना तो बेवकूफी है। और वो घुमा भी लो 90 डिग्री से, तो वो टेट्राहाइड्रल को 90 डिग्री से भी घुमाओगे तब भी इसकी स्टेरिक क्राउडिंग में कोई कमी नहीं आएगी। नहीं SIP ऑनलाइन वाला विद्यार्थी बेटा लिख लेना आप भी। याद हो गया? वेरी गुड। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। चलो अब और करेंगे एग्जाम्पल, पहले जब तक GOC1 रिवाइज करें। अब तो मतलब 5 बच गया रिएक्शंस करना, और इसके कुछ और एग्जांपल्स कराने इस पर। ठीक है, रिएक्शन का तो बेसिक कंपाउंड की रिएक्शन, बेसिक स्ट्रेंथ अपना पूरा हो जाएगा। अब तो टाइम भी हो चुका है, ये नोट कर लेंगे क्या बेटा? तो फिर तो उस रूल के हिसाब से तो बेटा मेटा वाले की उसकी ज्यादा आनी चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ, जबकि मैं तो कह रही हूँ पैरा की ज्यादा है। यदि आप आई इफेक्ट से सॉल्व करते हो तो इसका तो प्लस आई वीक हो गया ना, दूर हो गया, दूर होते ही प्लस आई वीक हो गया, तो फिर तो उसके हिसाब से ये लेस बेसिक होना चाहिए। बट पैरा जो टोलुडीन है वो मेटा टोलुडीन से ज्यादा बेसिक होता है, तो उसकी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किस रीजन की वजह से है? हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि एम वो लगा नहीं रहा और तो वो लगा नहीं रहा, आई आप कह रहे हो वीक है, तो इसका मतलब आई से स्ट्रॉन्ग एसिड को इफेक्ट तो इसके पास है, और वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा है? HC। ठीक है, आराम से। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन इसलिए कराया, इसके खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, ताकि इफेक्ट्स भी आपके रिवाइज हो जाएं। ढंग से पहले पढ़ो इफेक्ट। आपने बेंजाइल में देखा ना, ऑर्थो मेटा पैरा पे किस तरह से पोजीशन चेक करते हैं, आपको कैटायन एनायन में खूब सारे क्वेश्चंस कराए गए होंगे। सेम इफेक्ट देखना वही है, बट यहाँ पे अपन को क्या देखना है? प्लस आई प्लस एन प्लस HC ऑन एनिलीन, और एनिलीन के डेरिवेटिव की बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? होमवर्क में क्या डीपीपी बोला था बताओ पहले तो? डीपीपी C5 C6 C7, और GOC2 में
एक्सरसाइज 1 का जो भी बेसिक स्ट्रेंथ वाला सेक्शन है, शायद सेक्शन ए ही है, बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो सेक्शन है उसको सॉल्व करना। अभी ऐसा नहीं है कि 100% आपसे हो जाए, अभी बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा पॉइंट बाकी है, बट आप तो पूरा करना। जो आपसे नहीं बन रहा है या तो वो मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपको जब पूरा पढ़ा देते हैं तभी तो डाउट आते ही है। तो आप तो अभी से पूरा सेक्शन ए सॉल्व कर लेना, जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉइंट ही बाकी हैं जो अब नेक्स्ट क्लास में ही सिखाऊंगी। सेक्शन ये है बेसिक स्ट्रेंथ का, ये ना पहला सेक्शन, राइट। सेक्शन ए करके लाना है बेसिक स्ट्रेंथ, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए। बेटा सेक्शन ए करके लाना है। पीपीपी 5, 6, 7 कर लेते हैं, उसके बाद 8, 9 से कंटिन्यू अपने आप बेसिक स्ट्रेंथ की हो जाएगी। चलो बाय बच्चों। कितना है, कितना गुना है?